हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका अन अकेडमी के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है, हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। हमने स्टार्ट किया था क्लास 10th हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, कि यूरोप के अंदर किस तरीके से नेशनलिज्म की फीलिंग जो है वो अराइज होती है, जिसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन का भी एक इंपॉर्टेंट रोल हमें देखने को मिलता है। ये चीज हमने लास्ट में देखा था बेटा, हमने लास्ट लेक्चर में इस चीज को समझा था। क्लियर है बच्चों आप सबको यहाँ पे? ठीक है। तो ये चीज हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी बच्चा, कि नेशनलिज्म जो है, नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो यूरोप में किस तरीके से अराइज हुई थी। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ लिया था बेटा। लेक्चर 1 में हमने इंट्रोडक्शन पूरा समझ लिया था, जिसमें हमने फ्रेडरिक सूरियो की पेंटिंग को समझा था, जो कि एक फ्रेंच आर्टिस्ट हैं जिन्होंने 1848 में एक पेंटिंग को बनाया था जिसका नाम था द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। ये चीज हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। उसके बाद हमने देखा था बेटा द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ ए नेशन, कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से किस तरीके से एक नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट एमर्ज हुआ था। फ्रांस की क्रांति ने यूरोप के अंदर एक तरीके से नेशनलिज्म की आग जलाई थी बेटा, क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर आपने लिबर्टी को पढ़ा था, इक्वलिटी को पढ़ा था, फ्रेटर्निटी को भी बेटा आप लोगों ने पढ़ा था। तो किस तरीके से फ्रांस के लोगों की जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी वो पूरे यूरोप में फैली थी, और किस तरीके से एक नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो फ्रांस से यूरोप में फैला था, वो हमने यहां पे समझा था बेटा। और इसमें हमने सिविल कोड के बारे में भी बात करी थी, जो कि नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस के अंदर क्या किया था बेटा। जब फ्रांस में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आई थी तो नेपोलियन उसका फायदा उठाया था, और फ्रांस का वो रूलर बन के आता है और वहां पे सिविल कोड ऑफ 1804 अप्लाई करता है, जिसे हम नेपोलियनिक कोड के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद हम क्या पढ़ रहे थे बेटा, उसके बाद हमने शुरुआत करी थी द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, कि यूरोप के अंदर किस तरीके से नेशनलिज्म की फीलिंग बनी, जिसमें हमने एक एग्जांपल पे बात करी थी बेटा, हैब्सबर्ग एम्पायर के बारे में बात करी थी। जैसा कि मैं आपको बता सकता हूं, ये हमने फ्रेडरिक सूरियो की पेंटिंग को समझा था बेटा, है ना। उसके बाद फिर हमने क्या देखा था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन द आइडिया ऑफ ए नेशन हमने देखा था बेटा। उसके बाद हमने नेपोलियनिक कोड पढ़ा था, ठीक है। फिर हमने मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप समझाता है, किस तरीके से यूरोप में नेशनलिज्म की फीलिंग अराइज हो रही है, और किस तरीके से हैब्सबर्ग एम्पायर में अलग अलग एथनिक कंपोजिशन के लोग हमें देखने को मिली। तो हमने लास्ट जो एंड करा था वो इस जगह पे किया था, कि हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ द नेशन स्टेट एमर्ज, कि इतने सारे एथनिक कंपोजिशन होते हुए, इतने सारे एथनिक डिफरेंशिएशन होते हुए भी किस तरीके से यूरोप के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग अराइज हुई, वो हमें अब क्या करना है बेटा, आगे समझना है। तो हमें पहले बेसिकली ये देखना पड़ेगा कि यूरोप के अंदर डोमिनेंट सोसाइटी कौन सी है, या यूरोप के अंदर रूल किस तरीके के लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो क्या रहने वाला है बेटा, द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। सबसे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा कि नेशनलिज्म की फीलिंग यूरोप में अराइज तो हुई, लेकिन उससे पहले यूरोप की जो कॉन्टिनेंट है, जो यूरोप कॉन्टिनेंट है, वहां पे डोमिनेंट सोसाइटी कौन सी थी, या वहां पे रूलिंग पावर किसकी थी, वो हमें यहां पे समझना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम बेसिकली एक एक लाइन को सिंपल तरीके से समझते हुए कोशिश करते हैं बेटा, कि सोशली एंड पॉलिटिकली, यानी कि सामाजिक बेस के आधार पर देखें या राजनीति बेस के आधार पर देखें, अ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट। सर ये एरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या होता है? एरिस्टोक्रेसी बेटा वो लोग होते हैं, एरिस्टोक्रेट्स वो लोग होते हैं बेटा जो चेंजेस को पसंद नहीं करते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये वो लोग होते हैं बेटा जो पावर अपने हाथ में रखना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हो, ये सेंट्रलाइज्ड पावर के फेवर में होते हैं बेटा। ये चेंजेस नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं कि जैसे पहले चीजें चलती है वैसे ही आगे भी चलती रहे। ये एरिस्टोक्रेसी क्लास के लोग होते हैं, और जनरली इनकी जो पॉपुलेशन होती है वो हर एक कंट्री में कम देखने को मिलेगी, लेकिन रिच ये बहुत ज्यादा होते हैं, पैसा इनके पास भरपूर होता है। सोशली अगर हम सोशली बेसिस पर देखें और पॉलिटिकली बेसिस पर देखें, तो एरिस्टोक्रेसी जो है इस पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर एक डोमिनेंट क्लास है, यानी कि रिच एंड पावरफुल ये क्लास हमें देखने को मिलती है। द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास, विच क्लास बेटा? एरिस्टोक्रेट्स, है ना। कौन से मेंबर्स बेटा? एरिस्टोक्रेसी क्लास के जो मेंबर्स हैं वर यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ दैट कट अक्रॉस रीजनल डिविजन्स, और ये सभी यूनाइटेड रह के रहते हैं, यानी कि सभी संगठित रहते हैं बेटा ये, क्योंकि इन सबका रहने का एक तरीका है। जैसे आपने देखा होगा बेटा, हॉलीवुड की फिल्म्स में देखा होगा बेटा आपने, जो राजा महाराजा है ना, क्लर्जी नोबल्स वगैरह के जो लोग रहा करते हैं, वो एरिस्टोक्रेसी क्लास में आते हैं। जैसे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हमने पढ़ा था, फर्स्ट एस्टेट हमने पढ़ा था बेटा, सेकंड एस्टेट हमने पढ़ा था, तो उसमें जो क्लर्जी थे, जो नोबल्स थे ना, वो ये एरिस्टोक्रेसी क्लास से बिलोंग करते हैं, ठीक है। दे ओन्ड एस्टेट्स इन द कंट्री साइड। अब ये क्या है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया बेटा, रिच एंड पावरफुल है। गांव वाले एरियाज में, यानी कि कंट्री साइड वाले एरियाज में इनके पास अच्छी खासी जमीन है, पैसा है, एंड ऑल्सो टाउन हाउसेस, और इन्होंने काफी सारे मकान भी खरीद रखे हैं। मतलब ये जो एरिस्टोक्रेसी क्लास के लोग जो लोग हैं ना बेटा, ये भरपूर पैसे वाले हैं।
ठीक है, इनका पैसे की कोई कमी नहीं है। दे स्पोक फ्रेंच, ये लैंग्वेज कौन सी बोलते हैं बेटा, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं फॉर द पर्पसेस ऑफ डिप्लोमेसी एंड इन हाई सोसाइटी। ठीक है, जाहिर सी बात है फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट के लोग हैं, यानी क्लर्जी और नोबल्स हैं, रिच एंड पावरफुल लोग हैं, कंट्री साइड में भी इनके पास बहुत सारी जमीनें हैं, तो फ्रेंच लैंग्वेज को ये बोलते हैं, जो हाई सोसाइटी में एक अच्छा इनका माहौल बनाने का काम करता है, वो है बेटा। देयर फैमिलीज वर ऑफन कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज, और ये जो एरिस्टोक्रेसी क्लास के लोग हैं ये आपस में जुड़े हुए हैं मैरिज से। ठीक है, कैसे, ये एक अमीर ने दूसरे अमीर से शादी कर ली, जाहिर सी बात है पहले के जो लोग थे वो गरीबों में शादी नहीं किया करते थे, इसी वजह से अमीर और गरीब के बीच का भी गैप बड़ा है बेटा, ये भी एक रीजन है। तो ये क्या करते थे बेटा, मैरिज है ना, शादी के बंधन में बंध के एक दूसरे से कनेक्टेड रहते थे। अमीर ने इस अमीर से शादी कर ली, इस एम्पायर का अमीर उस एम्पायर के अमीर लड़के से शादी कर लेगा, या इस एम्पायर के अमीर लड़के उस एम्पायर के अमीर लड़के से शादी कर लेगी। तो इस तरीके से ये मैरिज के बंधन में क्या थे बेटा, बंधे हुए थे। क्लियर। दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी, क्या लिखा हुआ है यहां पे बेटा, कि दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वाज हाउएवर न्यूमेरिकली स्मॉल ग्रुप। जैसा कि मैंने आपको बताया बेटा, जो ये रिच और एरिस्टोक्रेसी क्लास के लोग हैं, इनके फ्रांस के अंदर पॉपुलेशन क्या है बेटा, कम है। फ्रांस के अंदर पॉपुलेशन क्या है इनकी बेटा, कम है, एज कंपेयर टू मेजोरिटी सेक्शन इनकी पॉपुलेशन क्या है, कम है बेटा। हर किसी कंट्री के अंदर आप एग्जांपल देख लेना बेटा, जो रिच एंड पावरफुल होंगे उनकी संख्या कम होगी, और जो जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी वो मिडिल क्लास होंगे या गरीब होंगे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आप क्लास 9th में पढ़ के आ चुके हैं। फ्रांस के अंदर भी फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट जो कि रिच एंड पावरफुल थे, उनकी पॉपुलेशन लगभग 4 से 5 लाख थी, और जो थर्ड एस्टेट के लोग थे जिसमें अधिकतर लोग गरीब थे बेटा, उनकी पॉपुलेशन 2.5 करोड़ के आसपास हुआ करती थी। तो किसी भी कंट्री का अगर आप सिनारियो देखेंगे, चाहे प्रेजेंट के सिचुएशन में चाहे हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे, रिच एंड पावरफुल कैटेगरी जो है वो आपको पॉपुलेशन में माइनॉरिटी में ही दिखेगी, यानी पॉपुलेशन कम होगी। क्लियर बेटा। The majority of the population was made up of the peasantry। और जैसा कि वही लिखा हुआ है बेटा कि यूरोप के अंदर अगर आप मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को देखते हैं कि यूरोप की पॉपुलेशन में मेजोरिटी में कौन है बेटा, तो पीजेंट्री, यानी कि ज्यादातर लोग किसान सेक्टर्स के आपको मिलेंगे ना। किसान होते हैं ना बेटा, जो खेती बाड़ी करते हैं, फार्मर्स होते हैं, जो कल्टीवेशन करते हैं, जो क्रॉप्स उगाते हैं, अधिकतर यूरोप के अंदर मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन किस प्रोफेशन से बिलोंग करती है बेटा, पीजेंट्री से बिलोंग करती है। टू द वेस्ट The bulk of the land was formed by the tenants। अब ये वेस्ट की क्या बात हो रही है, यूरोप की बात हो रही है। ऐसा मान के चलते हैं कि ये यूरोप है, ये क्या है बेटा, ये यूरोप है, ये यूरोप का मैप है। ऐसा समझ लीजिए कि ये क्या है बेटा, यूरोप का मैप है। तो ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ, ये हो गया बेटा आपका ईस्ट, और ये हो गया बेटा आपका वेस्ट। क्लियर है क्या, इसको ऐसे समझते हैं। ये हो गया आपका नॉर्थ, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। तो क्या बताना चाह रहा है यहां पे, टू द वेस्ट, यानी कि वेस्ट वाले इलाके में देखें, बल्क ऑफ द लैंड वॉज फॉर्म्ड बाय टेनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स। ये जो वेस्टर्न यूरोप वाला एरिया है, ये जो वेस्टर्न यूरोप वाला एरिया है, यहां पर काफी सारे लोग जो हैं वो खेती बाड़ी कर रहे हैं, लेकिन या तो वो टेनेंट्स है, यानी कि वो किराए की जमीन पर है कि कल्टीवेशन करें। टेनेंट कौन होता है बेटा, जो किराएदार होता है, यानी कि ये वो लोग हैं जिनके पास जमीनें भी नहीं है, ये दूसरों से किराए पे जमीन लेके, बड़े बड़े लोगों से किराए पे जमीन लेके कल्टीवेशन कर रहे हैं। एंड स्मॉल ओनर्स, और यहाँ पे आपको छोटे मोटे ओनर्स देखने को मिल जाएंगे जिनके पास बहुत ही छोटी मोटी जमीन है। वाइल इन ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, और अगर हम ये ईस्टर्न वाले पार्ट को देखें या फिर हम ये सेंट्रल यूरोप वाले पार्ट को देखें, तो इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है बेटा, द पैटर्न ऑफ लैंड होल्डिंग वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय वास्ट एस्टेट्स विच वर कल्टिवेटेड बाय सर्व्स। मतलब ऐसा हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि जो वेस्टर्न यूरोप है बेटा, यहाँ पे ज्यादा गरीब पॉपुलेशन रहती है, क्योंकि यहाँ पे टेनेंट्स और स्मॉल ओनर्स मिलकर कल्टीवेशन कर रहे हैं। लेकिन सेंट्रल यूरोप और अगर हम ईस्टर्न यूरोप की बात करें बेटा, तो यहाँ पे जो लैंड होल्डिंग है, यानी कि जमीन है, वो बड़े बड़े लोगों के पास है, और ये सर्फडम यूज कर रहे हैं, सर्फ से कल्टीवेशन करवा रहे हैं। किससे करवा रहे हैं बेटा, सर्फ से कल्टीवेशन करा रहे हैं। हमने पढ़ा था ना बेटा 9th क्लास में, सर्फडम। सर्फडम का मतलब क्या होता है बेटा, फोर्स्ड लेबर, बॉन्डेड लेबर, जिसे पैसे देके खरीद दिया जाता है ना, पैसे देके इससे काम करवाया जाता है, ये फोर्स्ड लेबर होती है। तो अगर ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में आप देखोगे बेटा, तो बड़े बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी जमीन खरीद रखी है, और उन पे कल्टीवेशन कौन कर रहा है बेटा, सर्फ्स कर रहे हैं। सर्फ्स का मतलब सर्फडम, सर्फ्स SERFS। सर्फडम का मतलब क्या होता है बेटा, फोर्स्ड लेबर, बॉन्डेड लेबर, जिन्हें पैसे देके काम करवाया जाता है। तो इस बिहार पे हम ये कह सकते हैं कि वेस्टर्न यूरोप में तो क्या है बेटा, टेनेंट्स और स्मॉल ओनर्स कल्टीवेशन कर रहे हैं, और ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में हमें एक तरीके से लार्ज लैंड ओनर्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये पूरा क्या सिनारियो बता रहा है कि एरिस्टोक्रेसी क्लास यहाँ पे क्या है। समझ रहे बेटा, आगे चलते हैं। सॉरी, ठीक है, चलिए बेटा, फिर क्या है, आगे देखते हैं बेटा। इन वेस्टर्न एंड सेंट्रल एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेड मीन्स द ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड द एमरजेंस ऑफ कॉमर्शियल क्लासेस हुज एक्जिस्टेंस was based on production for the market।
क्या लिखा हुआ है बेटा यहाँ पे? आपको जाहिर सी बात पता है बेटा कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया था बेटा, है ना, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया था। तो क्या बता रहा है बेटा? वेस्टर्न एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप, यानी कि अगर हम बात करें, जैसे अगर हम ये यूरोप बना लेते हैं तो ये वेस्टर्न वाला एरिया, और ये सेंट्रल यूरोप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन धीरे धीरे आया। ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 18th सेंचुरी में आ चुका था, लेकिन उसे स्प्रेड होते होते 19th सेंचुरी आ चुकी थी बेटा। तो जैसे वो यहाँ पे पहुंचा तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से ट्रेड भी बढ़ा, और ट्रेड बढ़ा तो लोगों के पास पैसा आने लगा, और पैसा आने लगा तो कंस्ट्रक्शन बढ़ने लगा, और कंस्ट्रक्शन बढ़ने लगा तो बेटा टाउन्स वगैरह एमर्ज होने लगे। ठीक है बेटा, और जब टाउन्स एमर्ज होने लगे बेटा तो कॉमर्शियल क्लास भी निकल के आई। कॉमर्शियल क्लास कौन होती है बेटा? कॉमर्शियल क्लास वो लोग होते हैं जो व्यापार करते हैं, जो ट्रेडिंग में डील करते हैं ना, इंपोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो इनका काम होता है वो ये काम करते हैं। तो कॉमर्शियल क्लास यहाँ पे निकल के आने लगी बेटा, हुज एक्सिस्टेंस वाज बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन फॉर द मार्केट, जिनका एग्जिस्टेंस किसके ऊपर बेस्ड था बेटा? मार्केट के प्रोडक्शन के ऊपर बेस्ड था, कि मार्केट में जितना प्रोडक्शन होगा उतना ही पैसा कमाएंगे, और यही वो लोग हैं जो न्यू मिडिल क्लास बन के आएंगे बेटा। क्या बन के आएंगे बेटा? ये लोग न्यू मिडिल क्लास। न्यू मिडिल क्लास हम कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं न्यू एडुकेटेड मिडिल क्लास। क्लियर बेटा? चलिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन इंग्लैंड, ये भी आपको पता है बेटा कि इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई थी इन द सेकंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, लेकिन फ्रांस एंड पार्ट्स ऑफ द जर्मन स्टेट्स इज रिकॉर्ड ओनली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। वही चीज अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई बेटा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आपको इंग्लैंड में शुरुआत देखने को मिलती है 18th सेंचुरी में, है ना, हाफ ऑफ द 18th सेकंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में, लेकिन जर्मन स्टेट्स में या फ्रांस के अंदर ये 19th सेंचुरी तक क्या होता है बेटा? स्प्रेड होता है। स्प्रेड होने में टाइम तो लगता है ना, ऐसा तो नहीं है कल इंडस्ट्रियलाइजेशन आया और आज ही पूरे विश्व में फैल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन को स्प्रेड होने में भी क्या लगता है बेटा? टाइम लगता है। ठीक है, तो जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन फैला, स्प्रेड हुआ, इन इट्स वेक न्यू सोशल ग्रुप्स केम इनटू बीइंग। अब नए सोशल ग्रुप्स निकल के आ रहे हैं। कौन से न्यू सोशल ग्रुप सर? ये वाले न्यू सोशल ग्रुप्स कौन से निकल के आ रहे हैं? न्यू मिडिल क्लास निकल के आ रहे हैं। देखना बेटा इसको, ठीक है, क्या है? हाँ, चलिए, तो इन इट्स वेक न्यू सोशल ग्रुप्स केम इनटू बीइंग, अ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन। अब कौन सी पॉपुलेशन आ गई बेटा? वर्किंग क्लास, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है तो जाहिर सी बात है लोगों को काम भी मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी निकल के आएगी। तो एक वर्किंग क्लास पॉपुलेशन एक इमर्ज हो रहा है ना। अब मिडिल क्लास मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, मिडिल क्लास निकल के आ रहे हैं, बिजनेसमैन निकल के आ रहे हैं, प्रोफेशनल्स निकल के आ रहे हैं। ये वो सब लोग हैं बेटा जो न्यू मिडिल क्लास है, या हम कह सकते हैं ये एजुकेटेड मिडिल क्लास है, और आगे जाके यूरोप के अंदर रेवोल्यूशंस का कारण भी यही बनने वाले हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप, क्या लिखा हुआ है? इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप, इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप्स These groups were smaller in number till late 19th century। जैसा कि क्या बताया बेटा कि सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में अगर आप देखोगे तो ये जो एजुकेटेड मिडिल क्लास है, या हम कह सकते हैं जो कि ये वर्किंग क्लास पॉपुलेशन है, बिजनेसमैन प्रोफेशंस है, इनकी पॉपुलेशन क्या है बेटा? कम है। इट वाज अमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लासेस दैट आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द एबोलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस गेन्ड पॉपुलैरिटी। और यही वो पढ़ी लिखी पॉपुलेशन है, यही वो न्यू मिडिल क्लास है बेटा जो एरिस्टोक्रेसी के खिलाफ जाएंगे, जो बोलेंगे कि प्रिविलेजेस जो मिलते हैं, सुविधाएं जो मिलती है जन्म से, वो खत्म होने चाहिए। ये वो ही लोग हैं जो डिमांड करेंगे कि इस तरह का जो डोमिनेंट पॉपुलेशन चल रहा है, जो माइनॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है, जो रिच सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है, जो एक्सप्लॉइटेशन कर रही है गरीब कैटेगरी का, वो सब खत्म होना चाहिए। हम सब एक नेशन है, नेशन की यूनिटी को प्रमोट करना चाहिए। तो यही वो न्यू मिडिल क्लास है बेटा जो आगे जाके क्या करेगी बेटा? पूरे यूरोप के अंदर एक नेशनल यूनिटी का कॉन्सेप्ट लेके आएगी और रिवोल्यूशन का कारण बनेगी, क्योंकि ये लिबरलिज्म के आइडिया पे फॉलो करते हैं। ये किस पे बिलोंग करते हैं बेटा? लिबरलिज्म के आइडिया को या पॉलिसी को या आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। सर ये लिबरलिज्म क्या होता है? वो ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है बेटा। व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड्स फॉर, कि ये लिबरल नेशनलिज्म आखिर होता क्या है? चलिए बेटा आगे चलते हैं। आई होप आपको यहां तक सारी की सारी चीजें समझ में आ रही होगी बेटा। चलिए आगे चलते हैं। तो ये लिबरल नेशनलिज्म क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया बेटा, आइडियाज ऑफ
क्या है इसमें? Ideas of national unity in early 19th century Europe were closely allied to the ideology of liberalism। जैसा कि मैंने आपको बताया बेटा, ये जो एजुकेटेड मिडिल क्लास निकल के आई थी, जो वर्किंग क्लास पॉपुलेशन है, जो बिजनेसमैन है, ये प्रोफेशनल्स हैं, ये नेशनल यूनिटी की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? नेशनल यूनिटी की, कि हम जो एक राष्ट्र के अंदर रहते हैं, हम सब एक हैं। ये जो एरिस्टोक्रेसी क्लास जो प्रिविलेजेस बाय बर्थ से आनंद ले रही है, ये सब खत्म होने चाहिए। जो इनको सुविधाएं मिल रही है वो खत्म होनी चाहिए, जैसे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान फ्रांस के लोगों ने उठाई थी बेटा। तो सर ये लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है? लिबरलिज्म जो है लैटिन वर्ड से निकला है, जिसका मतलब होता है लिबर, और लिबर का मतलब होता है फ्री। देखिए फ्रीडम, लिबरलिज्म कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिबर विच मीनिंग फ्री, जिसका मतलब होता है फ्रीडम होना। फ्री का मतलब है मुफ्त नहीं है कि वो चीज मुफ्त में मिल रही है, यहाँ पे फ्री का मतलब है फ्रीडम। और बेटा एक बात हमेशा याद रखना, फ्रीडम का मतलब क्लास के अकॉर्डिंग चेंज होता जाता है। एक किसान के लिए फ्रीडम का मतलब अलग है, एक स्टूडेंट के लिए फ्रीडम का मतलब अलग है, एक टीचर के लिए फ्रीडम का मतलब अलग होता है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट के, एक व्यापारी के लिए फ्रीडम का मतलब अलग है, एक मर्चेंट के लिए फ्रीडम का मतलब अलग होता है ना। एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उसके लिए फ्रीडम का मतलब अलग होता है। तो फ्रीडम की डेफिनेशन बेटा हर एक आदमी के कॉन्सेप्ट के साथ, हर एक इंडिविजुअल के साथ चेंज होती जाती है। समझ पा रहे बेटा? फ्रीडम का मतलब किसी के लिए एक जैसा मतलब नहीं हो सकता। जैसे पांचों उंगलियां अलग अलग होती है, वैसे ही फ्रीडम भी किसी एक के लिए एक जैसा नहीं होता है। फ्रीडम का मतलब लोगों के साथ या लोगों के आइडियोलॉजी के साथ चेंज होता जाता है। तो अब हम समझते हैं बेटा क्या है फॉर द न्यू मिडिल क्लास। अब ये जो न्यू मिडिल क्लास निकल के आई थी बेटा, जो पढ़ी लिखी थी, इनके लिए लिबरलिज्म का मतलब क्या था? ठीक है, लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल। क्या था बेटा? कि हर एक आदमी को क्या मिले बेटा? फ्रीडम मिले, इंडिविजुअल को फ्रीडम मिले, एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। और कानून की नजर में बेटा सब क्या हो बेटा? कानून की नजर में सब क्या हो बेटा? इक्वल हो। कानून की नजर में सब क्या हो बेटा? इक्वल हो। ये इनकी डिमांड थी। ये न्यू मिडिल क्लास के लिए फ्रीडम का मतलब क्या था बेटा? न्यू मिडिल क्लास के लिए फ्रीडम का मतलब था कि हर एक इंडिविजुअल को फ्रीडम मिलनी चाहिए, साथ के साथ इक्वलिटी होनी चाहिए बिफोर द लॉ। अब फ्रीडम का मतलब ये हम दो स्फीयर में समझेंगे, एक पॉलिटिकली स्फीयर में समझेंगे हम बेटा, और एक इकोनॉमिकली स्फीयर में समझेंगे कि फ्रीडम का मतलब क्या होता है। तो पॉलिटिकली अगर हम राजनीति के कॉन्सेप्ट से समझें तो फ्रीडम का मतलब क्या है बेटा? द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। पॉलिटिकली अगर हम लिबरलिज्म या फ्रीडम का मतलब समझें कि गवर्नमेंट जो बनाई जा रही है वो लोगों के कंसेंट से बनाई जानी चाहिए। जैसे डेमोक्रेसी होती है ना, वेयर द रिप्रेजेंटेटिव्स आर चूजन बाय द पीपल्स, है ना। ये बात, डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो पॉलिटिकली अगर हम फोकस करें तो गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है? गवर्नमेंट वो है जो कंसेंट से बनाई जाती है। ठीक है, अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। सिंस द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हम पढ़ के आए थे बेटा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन लिबरलिज्म का मतलब क्या था बेटा? लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, जो प्रिविलेजेस मिले हुए हैं फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोगों को, वो खत्म होना चाहिए। एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए जो कि पार्लियामेंट के थ्रू क्या करे बेटा? रद्द करे। ये पॉलिटिकली स्फीयर पढ़ रहे हैं बेटा, हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? पॉलिटिकली स्फीयर पढ़ रहे हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान हमने समझा था बेटा, क्या समझा था बेटा हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान? कि पार्लियामेंट होनी चाहिए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी होनी चाहिए। जॉन लॉक का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था बेटा, जीन जैक रूसो का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था बेटा, मॉन्टेस्क्यू का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो वहां पे ये चीज थी। 19th सेंचुरी लिबरल्स आल्सो स्टेट द इनवाइबिलिटी ऑफ प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी। और प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो कॉन्सेप्ट था उसको भी खत्म करने की बात की गई बेटा। जो लिबरलिज्म के अंदर लोग थे, जो लिबरल आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, उन्होंने ये बोला कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है ये भी खत्म होना चाहिए। प्रॉपर्टी पर किसी एक का अधिकार नहीं होना चाहिए। अगर किसी से वो छीनी गई है तो वो प्रॉपर्टी उसको वापस से मिलनी चाहिए। क्लियर है क्या बेटा? चलिए और देखते हैं बेटा। येट इक्वलिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। अब जैसा बेटा आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देखा होगा, वहां पे इक्वलिटी की बात तो की गई थी, लेकिन वहां पे वुमेन्स को वोटिंग राइट नहीं दिए गए थे, है ना। और नेशनल असेंबली जब वहां पे सेटअप हो रखी थी तो वहां पे एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन्स वाला कॉन्सेप्ट आ रखा था कि सिर्फ एक्टिव सिटीजन्स ही वोट दे सकते हैं। और एक्टिव सिटीजन्स कौन होंगे? वो होंगे जिनकी 25 साल या 25 साल से ज्यादा उम्र है, और वो मैन होने चाहिए, प्लस वो 3 दिन जितना लेबर पैसा कमा रही है उतने पैसे, उतनी वेजेस का वो क्या दे रहे हो बेटा? टैक्स दे रहे हो। यानी कि जो पर्सन टैक्स पे नहीं कर रहा है उसको वोटिंग राइट्स भी नहीं मिलते थे, और वुमेन्स को तो वोटिंग राइट्स नहीं मिलते हैं। तो इक्वलिटी की यहाँ पे बात तो हो रही है यहाँ पे, लेकिन इक्वलिटी का मतलब यूनिवर्सल सफरेज नहीं है। सफरेज का मतलब क्या होता है बेटा? राइट टू वोट। यानी कि फ्रांस के अंदर या यूरोप के अंदर पूरी जगह पर वुमेन्स को या इक्वल वोटिंग राइट्स सबको नहीं दिए गए थे। ठीक है, जैसे कि हम फ्रांस में पढ़ के आ चुके हैं। यू विल रिकॉल दैट इन फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी फ्रांस
which marked the first political experiment in liberal democracy. The right to vote and to get elected was granted exclusively to property owning men. जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया बेटा, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर, जब फ्रांस के अंदर रिवॉल्यूशन चल रहा था, तो जब वहां पे नेशनल असेंबली पावर में आई थी बेटा, तो उन्होंने वोटिंग राइट्स सभी मेंस को भी नहीं दिए थे, वुमेन्स को तो नहीं दिए, लेकिन सभी मेन को भी नहीं दिए थे, सिर्फ उन्हीं मेन को वोटिंग राइट्स दिए गए थे बेटा जिनके पास कुछ प्रॉपर्टी थी बेटा, ठीक है। ये देखो बेटा क्या लिखा हुआ, मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वुमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिकल राइट्स, यानी कि जिस मैन के पास प्रॉपर्टी नहीं है और जो सभी वुमेन है उनको पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए गए। हाँ, जब जैकोबिन गवर्नमेंट पावर में आई थी तो जैकोबिन गवर्नमेंट ने सभी मेंस को वोटिंग राइट्स दे दिए थे, चाहे उनके पास प्रॉपर्टी हो या ना हो, लेकिन जैकोबिन गवर्नमेंट ने भी वुमेन्स को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए थे, बल्कि उन्होंने वुमेन की जो पॉलिटिकल क्लब्स उस टाइम पे चल रहे थे उनको भी बंद करवा दिया था। तो नेशनल असेंबली ने हालांकि कुछ प्रॉपर्टी, जिनके पास मैन के पास प्रॉपर्टी नहीं है, उनसे वोटिंग राइट्स छीने गए, जैकोबिन गवर्नमेंट ने सभी लोगों को वोटिंग राइट्स दे दिए, चाहे वो प्रॉपर्टी वाले हो या ना हो, लेकिन जैकोबिन गवर्नमेंट ने भी वुमेन्स को इक्वल वोटिंग राइट्स नहीं दिए थे। क्लियर है क्या बेटा? However, the Napoleon Code went back to limited suffrage. जैसे नेपोलियन पावर में आता है तो वो वापस से वोटिंग राइट्स पे कंट्रोल कर देता है बेटा, एंड रिड्यूस्ड वुमेन टू स्टेटस ऑफ ए माइनर सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ फादर्स एंड हस्बैंड, और वापस से महिलाओं के वोटिंग राइट्स क्या कर लेता है बेटा, छीन लेता है। कौन बेटा? हमारा नेपोलियन। Throughout the 19th century and early 20th century, women and non-propertied men organization opposition movements and demanding equal political rights. और 19th century और 20th century तक भी ये मुद्दा चलता ही रहा, वुमेन्स बेटा पॉलिटिकल राइट्स की डिमांड करती ही रही, और जो नॉन प्रॉपर्टीड मैन थे, मतलब ऐसे मैन जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, वो भी इक्वल वोटिंग राइट्स की डिमांड करते रहे बेटा। फ्रांस रिवॉल्यूशन का आपको एग्जाम्पल पता है, इतने लगभग 200 सालों के बाद महिलाओं को 1946 में आकर क्या मिला था बेटा? वोटिंग राइट्स मिला था फ्रांस के अंदर। तो इस तरह की लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी बेटा हमें फ्रांस के अंदर देखने को मिलती है। अब ये था बेटा पॉलिटिकल स्फीयर। फ्रीडम का मतलब क्या था? ये जो फ्रीडम को हमने देखा, ये पॉलिटिकल स्फीयर में हमने देखा। अब हम इकोनॉमिकली स्फीयर में इस फ्रीडम का मतलब समझेंगे। किस स्फीयर में समझेंगे बेटा? अब हम इस फ्रीडम का मतलब इकोनॉमिकली स्फीयर में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा? चलिए बेटा, तो अब इकोनॉमिकली स्फीयर में भी समझ लेते हैं कि फ्रीडम का मतलब लिबरलिज्म हमने देख लिया था बेटा, कि पॉलिटिकली कॉन्सेप्ट में हम देखें तो लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है। अब इकोनॉमिकली स्फीयर में हम देखें कि फ्रीडम का मतलब क्या होता है। देखिए बेटा, इकोनॉमिक स्फीयर में है ना, अगर हम अर्थव्यवस्था के हिसाब से देखें तो यहाँ पे फ्रीडम का मतलब बेटा एक अलग है। Liberalism stood for the freedom of markets and the abolition of state-imposed restrictions on the movement of goods and capital, जिसे हम प्रेजेंट में क्या बोलते हैं बेटा? लिबरलाइजेशन। क्या बोलते हैं जिसे हम प्रेजेंट में बेटा? लिबरलाइजेशन, उदारीकरण जिसे हम बोलते हैं, यानी कि मूविंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या होने चाहिए बेटा? फ्रीली होने चाहिए। तो यहाँ पे इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है बेटा? कि मार्केट में फ्रीडम होनी चाहिए बेटा, और जो अलग अलग स्टेट इंपोज करते हैं बेटा रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड कैपिटल पे, वो भी क्या होने चाहिए बेटा? एबोलिश होने चाहिए। यानी कि गुड्स एंड कैपिटल, गुड्स एंड सर्विसेज का जो एक्सचेंज और सेल है, सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है बेटा, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो इजीली क्या होता रहना चाहिए? सर्कुलेट होता रहना चाहिए। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वाज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर द एमर्जिंग मिडिल क्लास। अब ये मिडिल क्लास कौन थी बेटा? जो इंडस्ट्रियलाइजेशन से काफी ज्यादा ग्रो करी थी। तो इनकी यही डिमांड थी बेटा कि मार्केट के अंदर क्या होनी चाहिए? फ्रीडम स्टैब्लिश होनी चाहिए, यानी कि मार्केट के अंदर इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए बेटा गुड्स एंड सर्विसेज का सर्कुलेशन। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ द जर्मन स्पीकिंग रीजन्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। अब हम इसे एक एग्जांपल से समझेंगे कि जर्मन स्पीकिंग रीजन्स में किस तरीके से ट्रेडिंग बैरियर्स हुआ करते थे, या किस तरीके से मार्केट के अंदर फ्रीडम नहीं हुआ करती थी। समझते हैं बेटा। Napoleon's administrative measures had created out of countless small principalities a confederation of 39 states. Each of these possesses its own currency, weights and measures. क्या बात कर रहे हैं बेटा? जो नेपोलियन के एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज थी, उसने क्या करा था बेटा? हर एक स्टेट के लिए एक अलग करेंसी, एक अलग वेट और एक अलग मेजरमेंट का तरीका ओरिजिनेट किया था।
ईच ऑफ दीज पोजेस इज ओन करेंसी वेट्स एंड मेजर्स, यानी कि जितनी स्टेट से एक गुड ट्रेवल करेगा बेटा वहां पे एक अलग करेंसी देनी पड़ेगी, वहां पे नापतोल का भाव अलग होगा, वहां पे मेजर करने का भाव अलग होगा। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं बेटा। अ मर्चेंट ट्रेवलिंग इन 1833 फ्रॉम हैम्बर्ग टू नूरेमबर्ग, यानी कि अगर एक व्यापारी 1833 में हैम्बर्ग से नरम्बर्ग जा रहा है अपने गुड्स को सेल करने के लिए, टू सेल हिज गुड्स वुड थ्रू पास 11 कस्टम बैरियर्स। अब उसे कितने कस्टम बैरियर्स से निकलना पड़ेगा बेटा? अगर एक पर्सन है हैम्बर्ग से नूरेमबर्ग तक अपने गुड्स को सेल करने जा रहा है बेटा, तो उसे 11 कस्टम बैरियर्स से निकलना पड़ेगा और हर जगह पे कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी अबाउट 5% एट ईच वन ऑफ देम। और 11 कस्टम बैरियर्स पे ही 11 जगह पे उसे 11 बार क्या देनी पड़ेगी बेटा? कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो आप समझ लो इससे कि वो जिस चीज को सेल करने जा रहा है उसके रेट कितनी ज्यादा हाई हो जाएगी। ड्यूटीज वर ऑफन लिव्ड अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द गुड्स। और ड्यूटीज कैसे तय की जाएगी कि उस गुड्स का मेजरमेंट कितना है, उस गुड्स का क्या है बेटा? मेजरमेंट कितना है, ये उससे तय किया जाएगा। देखिए बेटा, अब अलग अलग जगह से अलग अलग निकलेगी तो अलग अलग वेगिंग और मेजर का सिस्टम अलग है। तो एज ईच रीजन हैज इट्स ओन सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, दिस इन्वॉल्व टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन। अब 11 कस्टम बैरियर से जाएगी एक, फिर ये बैरियर आ गया, फिर एक जाएगी, फिर बैरियर आ गया, फिर एक जाएगी, फिर बैरियर आ गया, फिर आगे जाएगी, फिर बैरियर जाएगा। अब हर बैरियर पे रुक रही है और हर जगह का नाप तोल का अलग मामला है, करेंसी अलग है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन भी और साथ के साथ बेटा ये कॉस्ट कंज्यूमिंग भी कैलकुलेशन है। द मेजर ऑफ क्लोथ फॉर एग्जाम्पल वॉज द एलए। एलए क्या होती है बेटा? क्लोथ का मेजर करने की यूनिट होती है। एलई क्या होती है बेटा? क्लोथ को मेजर करने की यूनिट होती है, विच इन ईच रीजन स्टूड फॉर ए डिफरेंट लेंथ। अब देखिए बेटा, अगर एक क्लोथ को मेजर करना है तो उस क्लोथ को मेजर करने के लिए भी अलग अलग जगह से जब वो निकलेगी तो उसका अलग अलग क्राइटेरिया होगा, लेंथ होगा। एन एलए ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल बॉट इन फ्रैंकफर्ट वुड गेट यू 54.7 सेंटीमीटर। यानी कि अगर फ्रैंकफर्ट में आएगी बेटा तो उसकी लेंथ को 54.7 सेंटीमीटर काउंट किया जाएगा, मेंस में 55.1 किया जाएगा, नुरमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर काउंट किया जाएगा और फ्रेबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर काउंट किया जाएगा। मतलब जो यूनिट है क्लोथ को मेजर करने की वो भी रीजन के साथ क्या होती जा रही है बेटा? चेंज होती जा रही है। Such conditions were viewed as obstacles to economic exchange and growth by the new commercial classes। अब जिस तरह की कंडीशन आपको यूरोप में देखने को मिल रही है, इससे क्या हो रहा है बेटा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं आ रहा था और ये जो न्यू मिडिल क्लासेस वो काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। Who argued for the creation of a unified economic territory। इन्होंने आर्ग्यू क्या किया कि एक सिंगल इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होनी चाहिए, बना के दो, यानी कि एक सिंगल वेडिंग का सिस्टम होना चाहिए, एक सिंगल मेजरमेंट का सिस्टम होना चाहिए, एक सिंगल करेंसी होनी चाहिए और एक सिंगल मेजरमेंट होना चाहिए, ताकि गुड्स एंड सर्विसेज का मूवमेंट जो है वो क्या हो सके बेटा? आराम से हो सके। अब 11 कस्टम बैरियर से 11 जगह से निकलेगी तो कितना समय लगेगा और अलग अलग पैसा देना पड़ेगा। तो ये डिमांड क्या कर रहे हैं न्यू मिडिल क्लास? ये डिमांड कर रही है कि एक यूनिफॉर्म सिस्टम होना चाहिए। यूनि मतलब सिंगल, एक सिंगल फॉर्म सिस्टम होना चाहिए जिससे कि गुड्स एंड कैपिटल का जो फॉर्मेशन है या जो रेगुलेशन है गुड्स एंड कैपिटल का वो आराम से हो पाए। क्लियर है क्या बेटा? इन 1834 अ कस्टम यूनियन और जोल्वेरिन, ठीक है, जोल्वेरिन का मतलब क्या होता है बेटा? कस्टम यूनियन होती है, मतलब ये सारे लोग मिलकर जब एक संगठन बना लेते हैं उसे यूनियन कहते हैं। जब कुछ लोग मिलकर ग्रुप बना लेते हैं उसे क्या बोलते हैं बेटा? हम यूनियन कहते हैं, ठीक है। वाज फॉर्म्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रूशिया एंड जॉइंड बाय मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स। काफी सारे लोगों ने इस यूनियन को ज्वाइन किया। द यूनियन एबोलिश टैरिफ बैरियर्स। अब इन्होंने क्या किया बेटा? इन टैरिफ बैरियर्स को एबोलिश किया एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 to 2। और जितनी भी करेंसीज थी जो अलग अलग कस्टम बैरियर्स की जगह पे ली जाती थी उसे 30 से लेकर कितने पे लेके आ गए बेटा? ये 2 पे लेके आ गए। द क्रिएशन ऑफ ए नेटवर्क ऑफ रेलवेज फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी। फिर जब रेलवेज का इन्वेंशन हुआ तो उससे मोबिलिटी काफी बढ़ी, यानी कि लोग एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल करने लगे बेटा। हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू नेशनल यूनिफिकेशन। फिर नेशन यूनाइट होने लगा बेटा। अ वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथन। और इकोनॉमी जिस तरीके से बूम होती गई बेटा उसी तरीके से साथ के साथ नेशनल जो सेंटीमेंट थे, जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी, वो भी क्या होती गई बेटा? बूम होती गई। जैसे रेलवेज का इन्वेंशन हुआ तो गुड्स का मूवमेंट जो है, कैपिटल का मूवमेंट बहुत ही इजिली होते लगा बेटा। इकोनॉमिक इंटरेस्ट नेशनल यूनिफिकेशन बदलने लगे बेटा, इकोनॉमिक नेशनलिज्म डेवलप होता गया और जिस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ होती गई वैसे ही नेशनलिज्म की फीलिंग भी यूरोप में पूरी तरीके से क्या होती रही बेटा? अराइज होती गई और लोग आराम से क्या करने लगे बेटा? काम करने लगे। क्लियर है बेटा? तो यहां पे नेशनलिज्म की फीलिंग एक चरम सीमा पे जा रही है और ये जो नेशनलिज्म फीलिंग के जो लोग हैं, जो न्यू मिडिल क्लास है, ये विरोध किसका कर रहे हैं बेटा? एरिस्टोक्रेट्स मिडिल क्लास का कर रहे हैं। सॉरी, मिडिल क्लास नहीं, एरिस्टोक्रेसी का विरोध कर रहे हैं कि एरिस्टोक्रेसी को जो सुविधाएं मिली हुई है वो खत्म होना चाहिए और लिबरलिज्म वाला कॉन्सेप्ट आना चाहिए। उसके बाद हम टॉपिक पढ़ते हैं न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। 1815 के बाद एक नया कंजर्वेटिज्म आता है जिसमें नेपोलियन हार जाता है। 1815 में बेटा नेपोलियन हार जाता है और फिर एक नई डिनेस्टी पावर में आती है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है।
यहां तक क्लियर है क्या सभी बच्चों को? चलिए बेटा, तो देखते हैं बेटा। 1815 में नेपोलियन हार जाता है बेटा, सबको पता है। फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन 1815, यूरोपियन गवर्नमेंट वर ड्राइवन बाय अ स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। जैसे ही नेपोलियन हारता है बेटा, तो यूरोप के अंदर कंजर्वेटिज्म पावर में आ जाते हैं। सर ये कंजर्वेटिज्म कौन होते हैं? कंजर्वेटिव्स बिलीव्ड दैट एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी लाइक द मोनार्की, द चर्च, सोशल हायरार्की, प्रॉपर्ली एंड द फैमिली शुड बी प्रिजर्व्ड। ये वही है बेटा, कंजर्वेटिज्म लोग वही हैं जो चेंजेस नहीं चाहते हैं। इन्हें हम एरिस्टोक्रेसी क्लास के साथ भी समझ सकते हैं। ये कंजर्वेटिव्स वो लोग हैं बेटा जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस पे फोकस करते हैं। ये चाहते हैं कि मोनार्की बनी रहे, चर्च सेटअप होते रहे, सोशल हायरार्की चलती रहे, प्रॉपर्टी इन द फैमिली चलते रहे। मतलब ये वो लोग हैं जो चेंजेस नहीं चाहते हैं। इन्हें आप एरिस्टोक्रेसी क्लास के साथ लिंक करके भी समझ सकते हो। मोस्ट कंजर्वेटिव्स हाउएवर डिड नॉट प्रपोज अ रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री प्रोरेशनरी डेज। लेकिन कुछ कंजर्वेटिव्स का ये भी मानना था कि पूरी तरीके से चीजों को बदलना सही नहीं है, क्योंकि वापस से रिवॉल्यूशन हो सकता है। तो जो रिवॉल्यूशन के दौरान जो चेंजेस आए हैं उसमें से जो अच्छे चेंजेस हैं उन्हें तो अडॉप्ट कर लेना चाहिए और बाकी सबको वापस से एज इट इज सही कर देना चाहिए। तो रादर दे रियलाइज फ्रॉम द चेंजेस इनिशिएटेड बाय नेपोलियन दैट मॉडर्नाइजेशन could in fact strengthen traditional institutions like the monarchy। तो इन्होंने क्या किया बेटा, सिर्फ उन चीजों को अडॉप्ट किया। इन्होंने सिर्फ उन चीजों को नहीं छेड़ा जो इनको फायदा दे रही थी। इन्होंने सिर्फ उन चीजों को छेड़ा जो इनको नुकसान देती है। समझ पा रहे हैं बेटा? जो नई पावर में आएगी, जो इट कुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग, a modern army, an efficient bureaucracy, a dynamic economy, the abolition of feudalism and the serfdom could strengthen the autocratic monarchies of Europe। तो इन्होंने सिर्फ उन्हीं चेंजेस को अप्लाई किया बेटा, या सिर्फ इन्होंने उन्हीं चेंजेस को अडॉप्ट किया जिन्होंने यूरोप के अंदर एक बेहतरीन रिवॉल्यूशन का काम किया था। इन सब ने उन हर चेंजेस को हटा दिया जिन्होंने इनको नुकसान पहुंचाया था। जैसे कि बेटा समझते हैं, इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूरोपियन पावर्स, नेपोलियन को किस किसने हराया था बेटा? ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया ने मिलकर क्या किया था बेटा? नेपोलियन को हराया था। अब हार गया है नेपोलियन, तो जाहिर सी बात है ट्रीटी होगी, संधि होगी, साइन किया जाएगा। वो ट्रीटी कहां पे बुलाई गई बेटा? वियना में बुलाई गई कि यूरोप का भविष्य कैसे होगा। और इस मीटिंग को होस्ट किसने किया था बेटा? ऑस्ट्रियन काउंसलर ड्यूक मेटरनिक ने से क्या किया था बेटा? होस्ट किया था। किसने होस्ट किया था बेटा? से ड्यूक मेटरनिक ने होस्ट किया था। द डेलीगेट्स ड्रू ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना। अब वियना के अंदर क्या हुई बेटा? संधि हुई। क्या हुई बेटा? संधि यानी कि ट्रीटी हुई। कब हुई बेटा? 1815 में। क्यों हुई बेटा संधि? कि नेपोलियन ने जो भी यूरोप के अंदर चेंजेस किए थे उनको क्या करना है? अंडू करना है। क्या करना है बेटा? उनको अंडू करना है। हाँ, सिर्फ उन चेंजेस को जो मोनार्की के लिए, या हम कह सकते हैं कंजर्वेटिज्म के लिए फायदेमंद नहीं है, उन चेंजेस को ये चलने देंगे बेटा जो चेंजेस फायदेमंद थे, लेकिन इनको लग रहा है कि कुछ बदलाव खराब है तो उनको सबको चेंज किया जाएगा। तो देखिए बेटा, जैसा कि मैंने आपको 9th क्लास में पढ़ाया था कि वापस से बर्बन डिनेस्टी पावर में आएगी। द बर्बन डिनेस्टी विच हैड बीन डिपोज्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान जब बर्बन डिनेस्टी को खत्म कर दिया गया था उसे वापस से पावर में लाया गया। एंड फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट एनएज अंडर नेपोलियन। ठीक है, उसे वापस से पावर में लाया गया, यानी कि बर्बन डिनेस्टी वापस से क्या हो रही है? फ्रांस के अंदर पावर में आ रही है। ठीक है, अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस। कुछ राज्यों की सीरीज को फ्रांस के आसपास सेटअप किया गया ताकि वापस से फ्रांस के अंदर क्या नहीं हो सके बेटा? एक्सपेंशन नहीं हो सके, इन्वेड नहीं हो सके। दस द किंगडम ऑफ द नेदरलैंड्स व्हिच इंक्लूडेड बेल्जियम वाज सेटअप इन द नॉर्थ। अब बेल्जियम को नॉर्थ में सेटअप किया गया। एंड द जेनोआ वाज एडेड टू द पियोडमेंट इन द साउथ, यानी कि इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ताकि फ्रांस के अंदर वापस से कोई एक्सपेंशन नहीं हो पाए। Prussia was given important new territories on its western frontiers, while Austria was given control of northern Italy। मतलब जो जो चेंजेस ने किए थे नेपोलियन ने अपने दौरान किए थे, उन चेंजेस को क्या किया गया बेटा? हटाया गया। बट द जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट, जो जर्मन कन्फेडरेशन बनाता बेटा 39 स्टेट्स का जो समूह बनाता, उसको छेड़ा नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा फायदेमंद था। इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ा क्योंकि ये कंजर्वेटिव्स को भी एक प्रॉफिट लाके देगा। इन द ईस्ट रशिया वाज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड, व्हाइल प्रूशिया वाज गिवन अ पोर्शन ऑफ सैक्सोनी। रशिया को पोलैंड का कुछ हिस्सा दे दिया और प्रूशिया जो है अब was given a portion of Saxony, और सैक्सोनी का कुछ हिस्सा प्रूशिया को दे दिया गया। The main intention was to restore the monarchies that had been overthrown by Napoleon, create a new conservative order in Europe। इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि नेपोलियन ने जो भी यूरोप के अंदर चेंजेस किए हैं उन सबको हटा देना है और वापस से पूरे यूरोप में मोनार्की को सेटअप करना है। कंजर्वेटिव्स रिजाइम सेटअप इन 1815 पर ऑटोक्रेटिक, जाहिर सी बात है ऑटोक्रेटिक थे, यानी कि पावर को सिंगल हाथ में रखते थे। दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट, और ये लिबरलिज्म वाली कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करते थे। क्रिटिसिज्म इनको पसंद नहीं था, इनको नहीं पसंद था कि उनको क्रिटिसाइज करे। जो भी इनको क्रिटिसाइज करता था उनके साथ ये खिलाफ जाते थे। एंड सॉट टू कर्ब एक्टिविटीज दैट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, और कोई भी इन गवर्नमेंट के खिलाफ अगर आवाज उठाता था, कोई भी इन्हें क्रिटिसाइज करता था, तो वो इनको पसंद नहीं था, ये उनको दबाना चाहते थे।
मोस्ट ऑफ देम इम्पोज सेंसरशिप लॉस। अब इसमें क्या हुआ, इन कंजर्वेटिव्स ने क्या क्या किया बेटा, सेंसरशिप लॉस को भी इम्पोज कर दिया, यानी कि अब आप अपनी बातों को प्रिंट करने से पहले भी आपको सोचना पड़ेगा। सेंसरशिप का मतलब क्या होता है बेटा, किसी भी चीज को प्रिंट करने से पहले आपको राजा की परमिशन लेनी पड़ती है, राजा के जो सेंसर बोर्ड होता है उससे अप्रूवल लेना पड़ता है, वो भी उसी चीज को अप्रूव करते हैं जो सोसाइटी में गलत इंपैक्ट नहीं डालेंगे। ठीक है, बुक्स, प्लेज एंड सॉन्ग्स आर रिफ्लेक्टेड आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम एसोसिएटेड विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। द मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन नॉन दिस कंटिन्यूज टू इंस्पायर लिबरल्स। लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जो आइडिया थी, नेशनलिज्म की जो आइडियोलॉजी थी, वो लिबरल्स को मोटिवेट करती गई। वन ऑफ द मेजर इश्यूज टेकन अप द लिबरल नेशनलिस्ट हु क्रिटिसाइज्ड द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर वाज फ्रीडम ऑफ द प्रेस। हालांकि कंजर्वेटिव्स पावर में आ चुके थे, यूरोप के अंदर सेंसरशिप ला चुके थे, सेंसरशिप लागू कर चुके थे, लेकिन लोग अभी भी लिबरल नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट से पूरी तरीके से वाकिफ थे और वो चाहते थे कि वापस से क्या हो बेटा, फ्रांस के यूरोप के अंदर पूरी तरीके से नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट आए। तो अब यहाँ पे कौन निकल के आएंगे बेटा, रेवोल्यूशनरीज निकल के आएंगे। कौन निकल के आएंगे बेटा, यहाँ पे क्रांतिकारी निकल के आएंगे। कौन निकल के आएंगे बेटा, क्रांतिकारी, जो कि डिमांड करेंगे बेटा नेशन स्टेट की या नेशनलिज्म की। क्लियर है क्या बेटा? चले बेटा, तो अब कौन आएंगे बेटा, अब आएंगे रिवोल्यूशनरीज, यानी कि क्रांतिकारी आएंगे। अब कौन आएंगे बेटा, क्रांतिकारी आएंगे, रिवोल्यूशनरीज आएंगे। ठीक है, देखते हैं बेटा। ड्यूरिंग द इयर्स फॉलोइंग 1815 द फियर ऑफ रेप्रेशन ड्रू मेनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। अब जैसे कि पता है बेटा 1850 में कंजर्वेटिव्स पावर में आ चुके थे, वो क्रिटिसाइज कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि जो भी इनके खिलाफ आएगा उनके साथ सख्त एक्शन लिए जाएंगे। तो जितने भी लिबरल लोग थे बेटा वो अंडरग्राउंड होने लगे, चुपके से काम करने लगे। ठीक है, सीक्रेट सोसाइटी स्प्रैंग अप इन मेनी यूरोपियन स्टेट्स टू ट्रेन रिवोल्यूशनरीज स्प्रेड देयर आइडिया। सीक्रेट सोसाइटी सेटअप होने लगी ताकि नेशनलिज्म के आइडिया को और लोगों तक पहुंचाया जा सके। To be revolutionary at this time meant a commitment to oppose monarchical forms that had been established after the Vienna Congress and to fight for liberty and freedom। वही बात बेटा, ये जो रिवोल्यूशनरीज इकट्ठे क्यों हुए थे बेटा, ये मोनार्की खत्म करना चाहते थे और लिबर्टी और फ्रीडम के लिए लड़ना चाहते थे। मोस्ट ऑफ दीज रिवोल्यूशनरीज सॉ द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट एज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। और बहुत सारे क्रांतिकारियों को ये भी लग रहा था कि ये अच्छा टाइम है जब आप एक नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट को एमर्ज कर सकते हैं और लोगों तक पहुंचा सकते हैं। वन सच इंडिविजुअल वॉज द इटालियन रिवोल्यूशनरी गिसेपी मजीनी। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्रांतिकारी आता है इटली का, जिसका नाम था गिसेपी मजीनी। जेनोवा में इनका जन्म हुआ था बेटा 1807 में, और ये सीक्रेट सोसाइटी कैर्बोनेरी के अंदर जो थी उसके मेंबर थे। 24 साल की उम्र में ही इन्होंने इनको एक्साइल पे भेज दिया गया, यानी कि देश निकाला पे भेज दिया गया बेटा। एंड इन 1831 फॉर अटेम्प्टिंग रिवोल्यूशन लिगुरिया। लिगुरिया के अंदर जो क्रांति हुई थी वहां पे इन्होंने क्या किया था बेटा, अटेम्प्ट किया था, पूरी तरीके से गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया था, इसलिए इन्हें देश निकाला दे दिया गया था। ठीक है, लेकिन जाहिर सी बात है नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आना था, ये भी क्रांतिकारी थे, तो इन्होंने खुद की 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज को फॉर्म किया। फर्स्ट यंग इटली ने मर्सेल्स। मर्सेल्स कहां पे बेटा, आपको पता है ये कहां पे बेटा, फ्रांस में है। एंड द यंग यूरोपियन बर्न। और बर्न कहां पे बेटा, ये भी आपको पता ही है, स्विट्जरलैंड में। कहां पे बेटा, ये स्विट्जरलैंड में है। whose members were like-minded young from Poland, France, Italy and the German states। So इन लोगों की डिमांड क्या थी बेटा, वही नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट, लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये इनकी डिमांड थी। मजीनी का ये मानना था, गिसेपी मजीनी का, that God had intended nations to the natural unites of mankind। गॉड, इसका ये मानना था कि भगवान ने हम सबको एक रखने के लिए भेजा है, भगवान हम सबको एक चाहता है, यूनाइटेड चाहता है, ताकि मैनकाइंड को बचाया जा सके। सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी अ पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम्स, इट हैड टू बी फर्स्ट इनटू अ सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक विद इन अ वाइडर अलायंस ऑफ नेशंस। तो गिसेपी मजीनी का ये मानना था कि इटली को क्या करना पड़ेगा, यूनिफाइड नेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो अलग अलग इटली जो टुकड़ों में बटा हुआ है, जो पैचवर्क में बटा हुआ है, उससे एक यूनिफाइड नेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और दिस यूनिफिकेशन अलोन कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी। और जब इटली का यूनिफिकेशन होगा तभी हम ये कह सकते हैं कि हमने लिबर्टी को प्रॉपर तरीके से हासिल कर लिया है, क्योंकि इटली के क्रांतिकारी थे बेटा। फॉलोइंग हिज मॉडल सीक्रेट सोसाइटीज वर सेट अप इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड पोलैंड। और इसी की सीक्रेट सोसाइटी से प्रभावित होकर काफी सारी जगहों पर यूरोप के अंदर अलग अलग जगहों पर सीक्रेट सोसाइटीज का फॉर्मेशन होने लगा। मजीनी's relentless opposition to monarchy and his vision of democratic republics frightened the conservatives। और मजीनी ने जिस तरीके से कंजर्वेटिज्म का या एरिस्टोक्रेसी का जिस तरीके से विरोध किया था, तो इससे कंजर्वेटिव क्लास जो है वो काफी ज्यादा डरने लग गई थी। और ये जो थे बेटा ड्यूक मेटरनिक, कौन बेटा, ड्यूक मेटरनिक डिस्क्राइब्ड हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। और ये ड्यूक मेटरनिक कौन थे बेटा, ये ऑस्ट्रियन काउंसलर थे जिन्होंने ट्रीटी ऑफ वियना को लीड किया था। इनका ये मानना था कि जो मजीनी है, गिसेपी मजीनी है, वो मोस्ट डेंजरस एनिमी है सोशल ऑर्डर के। मतलब इस क्रांतिकारी ने, अकेले क्रांतिकारी ने कंजर्वेटिव्स के छक्के छुड़ा दिए थे और नेशनलिज्म की फीलिंग यहां से शुरू बेटा होती है। तो आज हम इतना ही पढ़ने वाले हैं बेटा, क्योंकि अब हम जब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस, क्योंकि अब रिवॉल्यूशंस का दौर स्टार्ट होगा, क्योंकि लोगों के अंदर क्रांति जग चुकी है।
गिसिपी मजीनी जैसे लोग हैं, न्यू मिडिल क्लास जैसे लोग हैं जो कि कंजर्वेटिव्स का पूरा विरोध कर रहे हैं, एरिस्टोक्रेसी क्लास का पूरा विरोध कर रहे हैं, अब वो क्या करेंगे बेटा, अब वो पूरी तरीके से रिवॉल्यूशंस को उठाएंगे। तो अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो नेक्स्ट लेक्चर हम लेके आएंगे उसमें हम बात करेंगे बेटा किसकी, हम बात करेंगे एज ऑफ रिवॉल्यूशंस की, जो 1830 से लेकर 1848 तक रिवॉल्यूशन का जो दौर आया, जिसमें जर्मनी को हम बनते हुए देखेंगे, जिसमें हम इटली को बनते हुए देखेंगे बेटा, जिसमें हम स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन को भी समझेंगे, वो सारी की सारी चीजें हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको सारी की सारी चीजें समझ में आई होगी। अभी तक मैंने यहीं पढ़ाया है, यहीं तक कि आपको समझना है, अच्छे से कोशिश करनी है। कोई डाउट हो तो बेटा आप कॉमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हो। ऐसे ही मैं जल्दी ही मिलूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपको पढ़ते रहना है, मस्त रहना है। थैंक यू, बाय बाय।